अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट्स अली खान वाजिद, योर इंग्लिश टीचर। और आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो कि फर्स्ट ईयर के 100 में से मोर देन 90 जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा मुश्किल लगता है वो काम करना। और वो काम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक स्टेंजा आता है जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखना होती है। अब होता तो ये है कि जो स्टेंजा आए उसकी आपने सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इससे पहले अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी मैंने जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में पहली पोएम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, अब इसके पूरे जितने इसके 5 स्टैंजा हैं, 5 स्टैंजे की एक एक्सप्लेनेशन बनाई है। जौन सा मर्जी स्टैंजा आपको आपके टेस्ट में आ जाए, आपके बोर्ड के पेपर में आ जाए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमेशा अगर एक ही पोएम में जौन सा मर्जी स्टैंजा आ जाए तो वो सेम होता है। रेफरेंस में आपने ये बताना होता है कि वो जो लाइंस आई हैं वो किस पोएम से आई हैं और उस पोएम को लिखने वाला कौन सा है। और जब मैं ये लाइंस पढ़ना शुरू करूँगा तो एक चीज़ की क्लैरिटी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। होप्स आपको इस चीज़ का पहले से भी पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके भी ये चीज़ इल्म में आ जाएगी। इसमें जो एक चीज़ मैंने पिछले साल की तरह जो एडिशन किया है, सबसे पहले आपका रेफरेंस है, उसके बाद अबाउट द पोएट है। ये वो चीज़ है जो शायद ही आपको उस कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि लिखी होती है किसी भी स्टैंजा में वैसे लिखा हुआ मिले। और फिर इसको मैंने क्या किया है कि लाइन वाइज करके लिखा है। कॉन्टेक्स्ट को ऊपर इंग्लिश की लाइन है, नीचे उसकी उर्दू है, देन सेम केस विद योर एक्सप्लेनेशन के एक सेंटेंस है, नीचे उसकी उर्दू है। लेकिन आपने पेपर में इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं लिखना, आपने इसको पैराग्राफ की शेप में लिखना है। ये सिर्फ आपकी आसान लर्निंग के लिए ऐसा किया गया है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें फिर 2 कोटेशंस भी शामिल की गई हैं। जो कोटेशन है वो बड़ा अच्छा इम्प्रेशन, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट वो डालती हैं आपके पेपर चेकर पर। चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में हम लिखते हैं कि ये लाइंस कहाँ से ली गई। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम का नाम क्या है? अ बर्ड केम डाउन द वॉक। अब ये किसने लिखी है? रिटन बाय एमिली डिकिंसन, अ फेमस अमेरिकन। मैंने दोनों लफ्ज़ लिखे हैं। पोएटस, चूँकि ये खातून ही है इसलिए जब मेल होगा तो हम पोएट इस्तेमाल करते हैं, जब फीमेल होगी तो हम शायरा पोएट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पोएटस स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड वर्ड रिगार्डलेस वो मेल है या फीमेल है, वो आपका पोएट ही है। आपने लिखना क्या है? एमिली डिकिंसन, फेमस अमेरिकन पोएट, नॉट पोएटस, नोन फॉर हर नेचर, पोएट्री एंड डीप ऑब्जर्वेशंस। नीचे मैंने सारे जो अपने इंग्लिश में लिखी हैं लाइंस उनकी उर्दू है। ये जो सतर है, ये जो मशहूर अमेरिकी शायरा एमिली डिकिंसन की नज़म अ बर्ड केम डाउन द वॉक से ली गई हैं, जो अपनी फितरत पर मबनी शायरी और गहरी मुशाहिदा निगाही के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट अभी जी अबाउट द पोएट है। अबाउट द पोएट में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ अगर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, फिर कब वो फौत हुई, उसके बाद वो किस मुल्क की नेशनल हैं, थी या थी, अगर मेल है तो। फिर एक चीज़ मैंने जो स्पेशली ऐड की है वो आपका जेनरे है। जेनरे इज मेंट टू बी कोई जो लिखारी है वो किन किन फील्ड्स में लिखता है। कुछ हैं यानी कि जैसे जितने हॉरर्स हैं उस हवाले से लिखते हैं, कुछ मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, कुछ नेचर के बारे में कुछ मिक्सअप करके लिखते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके पेपर चेकर पे। नेम एमिली डिकिंसन है जी, बॉर्न 10 दिसंबर 1830, अमरस्ट ये अमेरिका का शहर है। डाइड 15 मई 1886, नेशनैलिटी अमेरिकन। मैं चीज़ बताता चलूँ कि इनकी फैमिली की डिटेल्स एज सच वो अवेलेबल नहीं है।
वरना वो भी यहाँ पे लिख। अब जेनरे क्या है जी, भी किस किस फील्ड में इन्होंने अपनी शायरी की है। लायरिक पोएट्री है जी, उसके बाद नेचर पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री है, रिलीजियस पोएट्री है और रोमांटिक पोएट्री है। अगर आपको इनकी शायरी मिलेगी तो इन ये 5 एरियाज में मिलेगी। और वो किस बात पे मशहूर हुई, फेमस फॉर राइटिंग शॉर्ट थॉट प्रोवोकिंग पोएम्स जो हैं। मेन थीम इनका क्या है, नेचर है, लाइफ है, डेथ है, इमोशंस है एंड स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत है। राइटिंग स्टाइल सिंपल वर्ड्स लिखती हैं जी, डीप मीनिंग, बड़े गहरे अल्फाज इनके होते हैं। या गहरे से मुराद मुश्किल नहीं है, बल्कि जो उनकी थॉट होती है वो सोचने समझने वाली होती है कि इन्होंने कहा क्या है। एंड यूनिक पंक्चुएशन, लाइफ इनके लिव्ड अ क्वाइट एंड रिकॉलेसिव लाइफ, यानी कि तनहा जिंदगी गुजारी, मोस्टली एट होम, घर पर ही। लगेसी कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ज़्यादा यानी कि जितने मशहूर गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी कि ना ये उन सब ज़्यादा बड़ी ग्रेटेस्ट पोइट्स वो कंसीडर की जाती थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं जी, मोस्ट ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड आफ्टर, यस दिस इज़ द पॉइंट, कि उनकी ज़िंदगी में जो इनकी जितनी पोइट्री थी वो ऐसा सच पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि जब वो अल्लाह को प्यारी होगी तो उसके बाद उनकी जो पोइट्री पोएम्स थी फिर वो पब्लिश हुई थी। अच्छा जी, ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं कि इस पूरी पोएम का लुब्बे लुबाब क्या है। कॉन्टेक्स्ट हेडिंग आपको हो गया जी, दिस पोएम शोज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल सीन फ्रॉम नेचर, यह नज़म फितरत का एक बहुत छोटा और सादा मंजर दिखाती है। द पोएट वॉचेज अ लिटिल बर्ड क्वाइटली विदाउट लेटिंग इट नो, शायरा एक नन्हे परिंदे को खामोशी से देखती है बगैर उसे बताए, यानी कि परिंदे को पता नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है। शी सीज द बर्ड्स एक्शंस वेरी क्लोजली एंड शेयर्स देम इन सिंपल वर्ड्स, वो परिंदे की हरकत को बहुत गौर से देखती है और सादा अल्फाज में बयान करती है। द पोएट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सीन बट कीप्स हरसेल्फ हिडन इन द बिगिनिंग, शायर इस मंजर का हिस्सा बन जाती है लेकिन इब्तिदा में खुद को छुपाए रखती है। लेटर शी ट्राइज टू मेक ए कनेक्शन विद द बर्ड, बाद में वो परिंदे से तल्लक कायम करने की कोशिश करती है। दिस पोएम शोज हाउ एनिमल्स बिहेव इन देयर नेचुरल वर्ल्ड, ये नज़म दिखाती है, बताती है कि जानवर अपनी कुदरती दुनिया में किस तरह बर्ताव करते हैं। इट आल्सो शोज हाउ ह्यूमंस एंड नेचर आर समटाइम्स कनेक्टेड एंड समटाइम्स डिस्टेंट, ये नज़म ये भी जाहिर करती है कि इंसान और फितरत कभी आपस में जुड़े होते हैं और कभी एक दूसरे से दूर। ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया था, साथ इसके सिर्फ सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट अभी यानी कि वो जो चीज़ शुरू हुआ एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें जो मर्जी स्टैंजा आ जाए पांचों में से आप ये लिख देंगे तो ये बिल्कुल उस पर फिट आएगा, उस पर कोई कटौती वाले मार्क्स इंशाल्लाह नहीं चलेंगे। पहली लाइन जी, अगेन आई वुड से कि मैंने सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए ये एक एक सेंटेंस में बना के लिखे हैं, आपने पेपर में इसको पैराग्राफ की शेप में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट को भी और एक्सप्लेनेशन को भी। द पोएट डिस्क्राइब्स अ स्मॉल मूवमेंट फ्रॉम नेचर वेरी सिंपल, तो कह रहे शायर एक कुदरती मंजर को बहुत सादगी से बयान करती है शायरा। She watches a bird quietly and notices everything it does, वो परिंदे को चुपचाप देखती है और उसकी हर हरकत पर गौर करती है। The bird is walking and doing different actions as it moves, परिंदा चल रहा होता है और साथ साथ मुख्तलिफ हरकत कर रहा होता है। It acts freely and naturally because it does not know someone is watching. The bird is walking and doing different actions at more, परिंदा चल रहा होता है, सास बहुत हरकत कर रहा होता है। It acts freely and naturally because it does not know someone is watching, वो आज़ादी और फितरी अंदाज में बर्ताव करता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि कोई उसे देख रहा है। The poet says a bird came from the walk, Emily Dickinson. This line shows how quietly and suddenly nature reveals itself, ये मिसरा जाहिर करता है कि कुदरत किस खामोशी से खुद को सामने लाती है। द पोएट शोज हाउ एनिमल्स बिहेव इन देयर नेचुरल वर्ल्ड, शायरा दिखाती है कि जानवर अपने फितरी माहौल में कैसे रहते हैं। द बर्ड ईट्स
लुक्स अराउंड एंड कीप्स मूविंग विदाउट फेयर, परिंदा खाता है, इधर उधर देखता है और बगैर डर के चलता रहता है। होप इज द थिंग विद feathers that perches in the soul, एम्बली डिकिंसन। ये आपकी कोटेशन है। उम्मीद एक परों वाली चीज़ है जो रूह में बसेरा करती है। देन इट बिकम्स अ लिटिल कॉशियस एज इट नोटिसेस समथिंग, फिर वो ज़रा मोहतात हो जाता है जब उसे कुछ एहसास होता है। द पोइट ऑफर्स इट समथिंग लाइक अ पीस ऑफ फूड विद अ काइंड फीलिंग, शायरा उसे कुछ देने की कोशिश करती है जैसे कि कोई खुराक मोहब्बत भरे जज्बे से। द बर्ड डज नॉट अटैक और गेट एंग्री, इट जस्ट सॉफ्ट लीव्स, परिंदा ना तो हमला करता है ना गुस्से का इजहार, बस नरमी से चला जाता है। द पोइट सेज एंड ही अनरोल्ड हिज feathers एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, शायरा कहती हैं कि उसने अपने पर खोले और नरमी से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। These lines describe how gently and smoothly the bird flies away, ये मिसरे बताते हैं कि परिंदा कितनी नरमी और सुकून से उड़ता है। The poet compares its movement to something smooth and soft, शायरा इसकी हरकत को किसी नरम और हमवार शय से तशबीह देती है। She also adds natural images like water and butterflies to make the scene more beautiful, वो पानी और तितलियों जैसे कुदरती मनाजर शामिल करती हैं ताकि मंजर मज़ीद खूबसूरत हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। द पोएम शोज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, नज़म इंसान और कुदरत के दरमियान या फितरत के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। इट आल्सो टेल्स अस हाउ एनिमल्स फील फेयर एंड पीस लाइक ह्यूमंस, ये नज़म हमें ये भी बताती है कि जानवर भी इंसानों की तरह खौफ और सुकून महसूस करते हैं। द पोइट हैज़ ग्रेट लव फॉर नेचर एंड वॉचेस इवन स्मॉल थिंग्स डीपली, शायरा को कुदरत से बहुत मोहब्बत है, फितरत से बहुत मोहब्बत है और वो छोटी छोटी चीज़ों को भी गहराई से देखती हैं। थ्रू दिस सिंपल इवेंट शी ब्रिंग्स आउट डीप फीलिंग्स एंड इमेजेस, इस सादा मंजर के ज़रिए वो गहरे जज्बात और मनाजर को सामने लाती हैं। द पोएम टीचेस अस टू ऑब्जर्व नेचर विद केयर, साइलेंस एंड रिस्पेक्ट, यह नज़म हमें सिखाती है कि कुदरत को खामोशी, तवज्जो और इज़्ज़त के साथ देखना चाहिए। ये लास्ट में आपकी एक और दूसरी कोटेशन है जी, फॉर एवर इज़ कम्पोज ऑफ नाउज, नाउज इज़ मेंट टू बी, वो जो मौजूदा सूरत हाल चल रही होती है, दिन गुजर रहे होते हैं, वक़्त गुजर रहा होता है, हमेशा का वक़्त उन्हीं लम्हों से बनता है जो हम अभी गुजार रहे हैं। सो थैंक्स यू वेरी मच। अगर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लर्न विद जमनाई तो कर लें, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर की जितनी भी चीज़ें नई बुक में हैं वो सारी की सारी अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे पहले पहला लेसन, दूसरा लेसन इक्विंग ग्रीन, फिर टीम मून का लेसन और अ बर्ड केम डाउन द वॉक, इस पे लेक्चर, उस पे फिगर ऑफ स्पीच और सारी चीज़ें सिनोनिम्स वो भी अपलोडेड हैं। और ये चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था आज वो भी अपलोड कर दिया आपकी आसानी के लिए। अब नेक्स्ट जितने आपके लेसन्स हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा। सो टेक केयर, थैंक्स यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।